अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुतमईन हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जानने वालों में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस मौजूद है। या अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें। इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है या आज की जो स्टोरी है ये आमिर साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो बुनियादी तौर पे बेसिकली ताल्लुक़ है वो पंजाब से है और पंजाब के एक गांव में ये पैदा हुए थे। शुरू से ही इसी विलेज में रहा करते थे। इनके विलेज के साथ साथ 3-4 और विलेजेस मौजूद थे। कभी कभार वहाँ पे भी जाना आना हुआ करता था। गर्ज की बहुत अच्छी, बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजर रही थी। ये बताते हैं कि 2003 में 2 गांव छोड़ के एक मेले का इनेकाद हुआ। नॉर्मली गांव में पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मेले वगैरह लगा करते हैं और आम तौर पे जो गांव के लोग होते हैं वो ख़ुद, इसके अलावा जो करीब व जवार के गांव होते हैं वहाँ के लोग उसमें आया करते हैं, शामिल होते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे ही एक मेला 2003 में 2 गांव छोड़ के एक गाँव में लगा था और ये जो मेला लगा था ये तकरीबन इनके गाँव से 15 से 20 किलोमीटर दूर था। यानी कि अगर आप गाड़ी में सफ़र करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें तो 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाया करते थे। लेकिन उसका एक नुकसान ये था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में अवेलेबल होती थी, रात में नहीं मिला करती थी। इन्होंने यही डिसाइड किया था कि जाने का जो सिलसिला है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर लेंगे और जब वापसी का टाइम आएगा तो देखेंगे, अगर बस मिल गई तो ठीक है और नहीं मिली तो फिर पैदल जो है वहाँ से अपने गाँव आ जाएंगे। और ये बताते हैं कि अगर पैदल वहाँ से अपने गाँव की तरफ आया जाए तो हार्डली 2.5 से 3 घंटा लगा करता है और 2.5 से 3 घंटे में हमारा जो गांव है वो आ जाता है। खैर, ये वहाँ पे गए और वहाँ जाके, जैसे कि और गांव वाले मौजूद थे, वहाँ जाके बहुत सारे जानने वाले भी मिल गए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, घूमे फिरे, झूले झूले और जो भी वहाँ पे इनेकाद हुआ करता है, जो भी चीज़ें हुआ करती हैं उनसे बहुत ज़्यादा महजूज़ हुए। और उसके बाद जब ये अपने गाँव की तरफ निकलने ही वाले थे कि इनको एक अपना पुराना दोस्त मिल गया। अब जब इनको इनका पुराना दोस्त मिला तो जाहिर सी बात है, जब आपसे आपका पुराना स्कूल का कोई फ्रेंड मिल जाए तो आप कोशिश करते हैं कि उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उससे बातें करें, पुरानी चीज़ें रिकॉल करें और जो उनके साथ स्टूडेंट पढ़ा करते थे उनके बारे में डिस्कस करें, उनकी बातें करें। तो वैसे ही ये अपने दोस्त से बातें करते रहे और बातें करते करते इनको पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए और फिर इन्होंने अपने दोस्त से कहा कि अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। अब इनका जो दोस्त था वो इनसे इसरार कर रहा था कि इतनी रात में तुम्हारा पैदल जाना या वापस जाना ठीक नहीं है, इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगी, बेहतर यह है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन आमिर साहब बताते हैं कि मैं बज़िद था कि मुझे अपने घर वापस जाना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अपनी मदर को भी यही कह के आया था कि मैं वापस आ जाऊँगा। उस वक्त मेरे पास ना कोई मोबाइल मौजूद था और ना इस तरह के कोई ज़राए मौजूद थे कि मैं अपने घर वालों से रब्ता कर सकूँ। ये बताते हैं कि दोस्त के साथ फ्री होते होते तकरीबन 8:30 पौने 9 बज गए। उसके बाद मैंने सोचा कि कोशिश कर लेता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जाके देख लेता हूँ, हो सकता है कोई बस मिल जाए। अगर बस नहीं मिलेगी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मैं पैदल जाऊँगा या फिर किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करूँगा। अब ये जो स्टॉप था वहाँ जाके खड़े हो गए। वहाँ पे तकरीबन आधा पौन घंटा वेट करते रहे। इस दौरानिए में ना कोई बस आई, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हो सका, इवन के कोई लिफ्ट भी नहीं मिली इनको। अब रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। इन्होंने बोला कि अल्लाह का नाम लेके निकलता हूँ और इंशाल्लाह रात के तकरीबन 2 बजे तक मैं अपने गांव पहुँच जाऊँगा। ये बताते हैं कि जब मैं अपने गांव के लिए निकला तो मुझे याद था कि मुझे कौन से रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है। और इनके मुताबिक जिस रास्ते से जाने वाले थे उस रास्ते में पहले छोटा सा एक जंगल आता था। जंगल से जब आप आगे निकलते हैं तो एक छोटी सी नदी आती थी, या जिसे आप तालाब कह सकते हैं। और जब आप उस तालाब से आगे निकलते हैं तो फिर एक वीरान एरिया था और वहाँ से गुजरने के बाद इनके गांव का हिस्सा या गांव के एरिया शुरू हुआ करता था।
खैर ये खुरामा अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इनके जहन में चल रही थी, बहुत सारी फ़िक्र इनको लाहक थी, और इनको ये भी याद था कि ये जो रास्ते में नदी आती है या ये जो जंगल आता है, इसके बारे में बहुत सारी किस्से कहानियाँ हमने अपने गांव के लोगों से सुन रखे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इस जंगल के बारे में, जो इस नदी के बारे में मशहूर हैं। अब ये बताते हैं कि जंगल का जो एरिया था, जब मैं वो क्रॉस कर रहा था तो मुझे मुसलसल अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जो बज़ाहिर लग रहा था ना किसी इंसान की आवाज़ें हैं ना किसी जानवर की आवाज़ें हैं। कुछ अजीब सी आवाज़ें थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कर्रा रहा है, कोई रो रहा है, कोई फरियाद कर रहा है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि मैं उन आवाज़ों को समझ सकूं, उनको पहचान सकूं, लेकिन काफ़ी ध्यान देने के बावजूद भी ना मेरी समझ में वो आवाज़ें आ रही थी, ना मुझे पता चल पा रहा था कि ये किसकी आवाज़ें हैं और कहाँ से आ रही हैं। खैर जंगल का जो एरिया था, जैसे तैसे करके मैंने क्रॉस कर लिया, और जब जंगल वाला हिस्सा क्रॉस हुआ तो जब मैं आगे निकला तो वहाँ पे एक नदी या एक तालाब आया करता था। जैसे ही मैं उस तालाब वाले हिस्से में एंटर हुआ तो मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि चाँद भी जो है 14वीं का है, और चारों तरफ चाँद की जो रोशनी है वो फैली हुई है। एक अजीब सी ठंडक है जो माहौल में मौजूद है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ एक नूर है जो फैलता चला जा रहा है, और मैं एक अजीब सी खुशी का शिकार होता चला जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये किस तरह का एहसास था, लेकिन जैसे जैसे मैं उस तालाब के करीब से गुज़र रहा था या उससे गुज़रता हुआ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा सा माहौल है इस रोशनी के अंदर या इस तालाब के सामने। मुझे एक अजीब सा सुकून है जो बार बार महसूस हो रहा है। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी के गुनगुनाने की या हंसने की या खिलखिलाने की आवाज़ है जो फ़िज़ा में एकदम से फैलती है और फिर एकदम से ख़त्म हो जाती है। पहले तो मैं समझा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मुझे बाकायदा महसूस होने लगा कि कोई ना कोई है जो मेरे बहुत करीब मौजूद है, जो कोई खुशी के गाने गा रहा है या गुनगुना रहा है या किसी धीमी सी या सुरीली सी तर्ज में कुछ कह रहा है। खैर जब मुझे यकीन हो चला कि ये जो आवाज़ है ये वाकई में मौजूद है, ये मेरा वहम नहीं है, तो मैंने अपने इर्द गिर्द जायज़ा लेना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं करीब जवार का जायज़ा ले रहा था वैसे ही मेरी नज़र एक टीले पे पड़ी, और जब मेरी नज़र उस टीले पे पड़ी तो मैंने देखा कि उस पत्थर के टीले के ऊपर एक लड़की है जो बैठी हुई है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में एक बांसुरी मौजूद है। अब ये जो लड़की थी, इसका जो मुंह था वो तालाब की तरफ था। मैं उसकी बैक साइड देख पा रहा था। मुझे पीछे से अंदाज़ा हो रहा था कि इसने शायद सब्ज़ रंग के कपड़े पहने हुए हैं, इसके बहुत लंबे लंबे घने बाल हैं, और उसके हाथ में जो बांसुरी मौजूद है वो उसको बार बार बजा रही है। अब जब मैंने पीछे से उस लड़की को देखा तो मैं ताज्जुब का शिकार था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई इतनी रात में इस रेत के टीले में इस वीरान जगह पे आके बैठ सकता है। खैर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मेरे तजस्सुस में इजाफा होता चला जा रहा था, और मैं बेचैन था कि कब मैं इसके सामने आऊँ या ये पलट के मुझे देखे। बहरहाल जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो वैसे ही वो जो लड़की थी उसने पलट के पीछे देखा, और जब उसने पलट के पीछे देखा तो ये देख के मैं दंग रह गया कि ये तो वही इफ़त बीबी है जो हमारे साथ 5वीं क्लास में पढ़ा करती थी। पहले पहर तो मैं ख़ुद को समझाने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो मैंने सालों पहले जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तब देखा था, और उसके बाद से इसके घर वाले ना जाने कहाँ चले गए थे। खैर काफ़ी देर तक मैंने उसका मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया, और जब मुझे यकीन हो चला कि ये वही है जिससे मैं कभी यकतरफ़ा मोहब्बत किया करता था, तो मैंने सोचा कि अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इससे बात करता हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ के मैंने उसको सलाम किया, और जब मैंने उसको सलाम किया तो बजाय इसके कि वो मुझे जवाब देती वो मुस्कुराने लगी और मेरा नाम लेके कहने लगी कि तुम आ गए। अब ये सुन के मैं बड़ा हैरान था, परेशान भी था कि वो लड़की जिससे मैं न कभी अपने ख़यालात का या अपने जज्बात का या अपनी मोहब्बत का इजहार कर सका, वो एकदम से मुझसे मिलने के बाद इतनी मानूस होके कैसे कह रही है कि तुम आ गए। खैर जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कहा हाँ मैं आ गया। फिर उसने कहा कि आओ मेरे साथ बैठो, मुझसे बातें करो, कुछ अपने बारे में बताओ कि कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल। जब उसने इतनी बेतकल्लुफ़ी से मुझे इनवाइट किया या मुझे मदऊ किया
تو बजाय इसके कि मैं पीछे हटता, मैं आगे चला गया, मैं उसके पास जाके बैठ गया और फिर बातों से बातें होती चली गईं। वो मेरे बारे में बहुत सारी बातें पूछती चली गई। मैंने उसके बारे में पूछना शुरू किया। तो जब भी मैं उसके बारे में पूछने लगता या कोई भी बात करने लगता तो वो एकदम से बोलती कि ऐसे छोड़ो, पहले अपने बारे में बताओ। उसने मेरी वालदा के बारे में पूछा, उसने मेरी बहन के बारे में पूछा, क्योंकि गए वक्तों में वो मेरी बहन की दोस्त हुआ करती थी। खैर, मैंने उसको बताया कि जो मेरी बहन थी उसकी शादी हो चुकी है और मेरी अब तक शादी नहीं हुई। और यही सवाल मैंने उससे भी किया कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो इसके जवाब में उसने कहा नहीं, मेरी भी शादी नहीं हुई है। इसी तरह मुतादिद सवाल वो मुझसे करती चली गई। जो वो मुझसे पूछ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं मुकम्मल तौर पे उसके काबू में हो चुका हूँ या उसके सहर में मुब्तला हो चुका हूँ। जो कुछ वो चाहेगी मुझसे पूछेगी, जो कुछ वो चाहेगी मुझसे उगलवाएगी और जैसे वो चाहेगी या जिस टॉपिक पे वो चाहेगी मुझसे बात करेगी। मैं बिल्कुल वैसे ही मनोअन जैसे वो चाहती थी उससे बात करता चला जा रहा था, बजाय इसके कि मैं उससे भी कुछ सवाल करता। उसके सवालात थे कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहरहाल इसी तरह बातें करते करते मुझे गुमान होने लगा कि जैसे उसकी बातों में बहुत सुकून है, बहुत सहर है और शायद जितना मज़ा उसकी बातों के सुनने में या उसके सवालात का जवाब देने में है, उतना मज़ा मेरे सवालात का जवाब हासिल करने में नहीं है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके एहसास हो रहा था कि एक बार फिर शायद मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होता चला जा रहा हूँ। पुरानी यादें हैं जो एकदम से ताज़ा होती चली जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सालों का जो ये सफ़र था आखिर तमाम हुआ। दोबारा मेरी उससे मुलाकात हो गई जिसको मैं सालों से पसंद किया करता था। ये बताते हैं कि बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब 1.5 से 2 घंटे गुजर गए। वो मुसलसल मुझसे बातें करी चली आ रही थी। बारी बारी वो सबके बारे में पूछती, कभी गांव के चाचा के बारे में पूछती, कभी नाजो आंटी के बारे में पूछती, इसी तरह कभी चौधरी चाचा के बारे में पूछती। उसके सवालात थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और सच बात यह है कि मैं भी उसके सवालात से मुस्तफ़ीद हो रहा था और उसका जो अंदाज़ गुफ्तगू था वो बहुत सहर अंगेज़ था। खैर, बातों के दौरान एकदम से जब मैंने उससे उसके बारे में पूछना शुरू किया कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम लोग उस गांव से फिर कहाँ गए थे और ये बताओ कि तुम्हारे फादर कैसे हैं, तो अगेन उसने मेरी बातों को टालना शुरू कर दिया। इसी दौरानिए में मुझे अंदाज़ा होने लगा कि अब रात बहुत हो चुकी है, मेरा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे मैं जब जाऊँगा तो हो सकता है कि मेरा सामना चोरों और डाकुओं से भी हो। खैर, जब भी मैं उससे जाने की बात करता तो उसको टालने की कोशिश करती। वो कहती अभी कुछ देर और बैठो, इतने अरसे बाद तो मिले हो, क्या जल्दी है जाने की, ऐसा क्या रखा है तुम्हारे गांव में। और जब वो इस तरह बोलती तो अगेन मैं उससे बातों में बिजी हो जाता। इस तरह करके मैंने 3 से 4 बार उससे जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन वो हर बार रद्द कर दिया करती थी। ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम हो चुका था। मैं मुसलसल उससे बातों में बिजी था कि एकदम से पीछे से हॉर्न बजा और जब हॉर्न बजा तो ऐसा लगा कि ये सुना सुना सा हॉर्न है। और जब मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि जो हमारे गांव के चौधरी चाचा हैं उनकी गाड़ी पीछे से आ रही है। और जैसे ही मैंने उनकी गाड़ी देखी तो मैं जल्दी से टीले से नीचे उतरा और मैं उनकी गाड़ी का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी थी। मैं चाहता था कि अब गाँव वापस चला जाऊँ। और ये खुदा की मेहरबानी थी कि रात के इस पहर में चौधरी चाचा अपनी गाड़ी को लेके पीछे से आ गए थे। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उनकी गाड़ी को देख के इशारा किया तो मेरा इशारा देख के वो जो चौधरी चाचा थे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। और जब उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी तो मुझसे पूछने लगे कि इतनी रात में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। खैर, मैंने उनको जल्दी जल्दी बताया कि मैं मेले से निकला था, वहाँ से देर हो गई। जब वापस आ रहा था तो मेरी यहाँ पे इफ़त बीबी से मुलाकात हो गई थी। तो कहने लगे कौन इफ़त बीबी। मैंने उनको बताया कि वही इफ़त बीबी जो गए वक्तों में काफ़ी साल पहले हमारे गांव में रहा करते थे और फिर हमारा गांव छोड़ के किसी दूसरे गांव में चले गए थे। ये सुन के जो चौधरी चाचा थे वो मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे। वो कहने लगे कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये सुन के वो कहने लगे सब सवालात को छोड़ो, गाड़ी में आके बैठ जाओ, तुम्हारे जितने भी सवालात हैं उनका मैं एक एक करके जवाब दे दूँगा। अब ये सुन के मैंने सोचा कि मैं जो इफ़त बीबी है उसको अल्लाह हाफ़िज़ कह देता हूँ और उसको कह देता हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे गांव पे तुम्हारे घर में चक्कर लगाऊंगा।
یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے پلٹ کے ادھر دیکھا تو وہاں پہ عفت بی بی موجود نہیں تھی۔ میں بڑا حیران تھا کہ ابھی تو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ پچھلے 2-3 گھنٹے سے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی، ایک دم کہاں چلی گئی۔ خیر میں چودھری صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تم نے صفت بی بی کا ایڈریس پوچھا ہے یا اس کے گاؤں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے؟ تو میں نے کہا میں اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ اتنے میں غائب ہو گئی۔ خیر یہ کہنے لگے چلو ابھی گاؤں چلتے ہیں، کل بات کریں گے اس بارے میں۔ یہ بتاتے ہیں کہ چودھری چاچا کے ساتھ میں گاؤں واپس آ گیا۔ رات کے اس پہر میری جو والدہ تھیں وہ بھی پریشان کھڑی ہوئی تھیں، میرا انتظار کر رہی تھیں۔ خیر ان کو جب میں نے سارا کا سارا قصہ بتایا تو وہ مطمئن ہو گئیں، کہنے لگیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم آ گئے۔ جیسے تیسے رات گزر گئی، میں جا کے سو گیا، اور جب میں صبح اٹھا تو سب سے پہلے مجھے عفت بی بی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا ہوں، آگے پیچھے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں کسی نہ کسی کے ذریعے سے اس کا ایڈریس مل جائے، اور اگر نہیں ملے گا تو چودھری چاچا کے پاس جاؤں گا، وہ بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں کچھ جانتے ہوں۔ یہ بتاتے ہیں کہ کافی کوششوں کے بعد مجھے بالآخر عفت بی بی کا ایڈریس مل گیا، اور وہ جو ایڈریس تھا تقریباً ہمارے گاؤں سے 2 سے 2.5 گھنٹے کا پبلک ٹرانسپورٹ میں راستہ تھا۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس اتوار کو میں اس کے گاؤں جاؤں گا، اس کے والدین سے ملوں گا، اور اگر اس کی واقعی میں اب تک شادی نہیں ہوئی تو اس کے والدین سے اپنی شادی کے بارے میں بات کروں گا۔ جیسے تیسے کر کے یہ جو بیچ کے دن تھے وہ گزرے، اور بالآخر اتوار کا دن آ گیا، اور اتوار کے دن میں تیار ہو کے پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے سیدھا اس کے گاؤں کی طرف نکل گیا۔ پورے راستے میں بہت خوش تھا، بہت سارے خیالات میرے ذہن میں موجود تھے، بہت سارے ارمان میرے ذہن میں موجود تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں جاؤں، اس کے پیرنٹس کو راضی کروں، اور پھر میری اور اس کی شادی کی بات کروں۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے اللہ اللہ کر کے یہ پورا راستہ تمام ہوا، اور اس کے گاؤں میں پہنچا۔ جب میں گاؤں کے بس اسٹاپ پہ اترا تو اترتے ہی وہاں پہ جو تانگے والے ہوتے ہیں یا رکشے والے ہوتے ہیں ان کو میں نے اس کا ایڈریس بتایا۔ جب انہوں نے یہ ایڈریس دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو وہاں پہ کس سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں بیسیکلی عفت بی بی کو جانتا ہوں، لیکن مجھے ملاقات اس کے پیرنٹس سے کرنی ہے۔ خیر وہ جو تانگے والا تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا، آپ تانگے میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ پیسے وغیرہ طے کرنے کے بعد، بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد میں تانگے میں بیٹھ گیا، اور بالآخر میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کب اس کا گھر آئے، میں اس کے گھر پہنچوں، اس سے ملاقات کروں، اس سے پوچھوں کہ اس رات وہ کہاں چلی گئی تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے اس کا گھر آیا، اور جب میں تانگے سے اترا، تانگے والے کو پیسے دیے، اس کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ویٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ چھت پہ آ جائے، یا کمرے سے باہر نکلے، یا گھر سے باہر نکلے، مجھے کسی بھی طرح وہ نظر آ جائے تو میں اس کو آنے سے پہلے ہی انفارم کر دوں یا اشارہ کر دوں کہ جیسے میں آ چکا ہوں۔ یہ بتاتے ہیں کہ کافی دیر تک میں باہر کھڑا ہوا دیکھتا رہا۔ جب مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو بالآخر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اندر جاتا ہوں، ناک کرتا ہوں، اور اس کے پیرنٹس کو بلاتا ہوں۔ اور جب میں نے ناک کیا تو اس کے فادر میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں تو ان کو پہچان چکا تھا کیونکہ میں ان کو بچپن میں بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے جو فادر تھے وہ مجھے نہیں پہچانے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے اندر بہت ساری چینجز آ چکی تھیں، میرا قد بھی بڑھ چکا تھا، میں کافی لمبا ہو چکا تھا۔ خیر جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ جو چاچا تھے یا اس کے جو فادر تھے وہ بیچارے میرے گلے لگ گئے، مجھے بہت پیار کرنے لگے، اور مجھے کہنے لگے کہ جلدی سے اندر آ جاؤ۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میں اندر گیا، اندر جا کے میں نے سلام دعا کی تو اس کی مدر بھی آ گئیں، اور میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا کہ کب وہ میرے سامنے آئے گی، میں اس کو دیکھوں گا اور اس کا رشتہ مانگوں گا۔ تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ نظر نہیں آئی، تو اس کے فادر سے میں نے پوچھا کہ عفت بی بی نظر نہیں آ رہی، تو کہنے لگے بیٹا عفت بی بی وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ سن کے میں ان کو تعجب بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، ان سے پوچھنے لگا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کے وہ کہنے لگے کہ اب سے ٹھیک 1.5 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ کے اندر ہماری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ سن کے میں حیران ہو گیا، میں سمجھا کہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا تو وہ کہنے لگے ایسا ہی ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو گاؤں میں برابر والے گھر میں جا کے پوچھ لو، سامنے آ کے پوچھ لو، جس سے بھی تم کنفرم کرنا چاہتے ہو اس کے پاس جاؤ، جا کے پوچھ لو۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ حقیقت ہے۔ خیر میں ان سے سلام دعا کر کے باہر نکلا، اور 1-2 گھروں سے میں نے جا کے پوچھا تو مجھے کنفرمیشن ہوئی کہ واقعی میں
इफ़त बीवी का अब से 1.5-2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। ये बताते हैं कि मैं बहुत मायूस और बहुत ही नाकाम इंसान के तौर पे उसके गांव से बाहर निकला और मैं जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। और अब तक आज तक मैं ये सोचता हूँ कि अगर उसका इंतकाल हो गया था तो वो कौन थी जो मुझे वहाँ पे तालाब में इफ़त के रूप में मिली थी। गाइस, उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।